नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। केंद्र सरकार ने सुषमा स्वराज का किया बचाव। वित्त मंत्री ने कहा विदेश मंत्री ने सही नियत से लिया फैसला। कांग्रेस ने की एसआईटी जांच की मांग। बिहार में प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। अनंत कुमार ने सुशासन को बताया सबसे बड़ा मुद्दा। जेडीयू ने साधा निशाना, कहा मोदी के अलावा बीजेपी के पास नहीं है कोई चेहरा। जम्मू कश्मीर के लिए बाढ़ राहत पैकेज का ऐलान। नुकसान की भरपाई के लिए 2,437 करोड़ देगा केंद्र। 72,000 घर बनाने में मदद का वादा। पत्रकार जगेंद्र की हत्या मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार से 1 हफ्ते में मांगी रिपोर्ट। परिजनों से मिली प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की टीम। मुख्यमंत्री का न्याय दिलाने का भरोसा। और निर्यात में लगातार छठे महीने कमी। मई में 20% की गिरावट। आयात में गिरावट के बावजूद विदेश से सोने की मांग हुई तेज। व्यापार घटा हुआ कम। और आइए देखते हैं पहली खबर। केंद्र सरकार ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पर लग रहे आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सुषमा स्वराज ने ललित मोदी को वीजा दिलाने में जो भी मदद की वो साफ नीयत से किया गया कदम था। उन्होंने ललित मोदी को बेजा फायदा पहुंचाने की बात से इनकार करते हुए कहा कि पूरी सरकार सुषमा स्वराज के फैसले के साथ खड़ी है। उधर ब्रिटेन सरकार ने भी स्पष्ट किया है कि ललित मोदी को ट्रैवल वीजा देने में नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है। सारे आरोप जो लगाए गए हैं बेबुनियाद हैं। उनका वक्तव्य और पार्टी अध्यक्ष का बयान कि उन्होंने जो किया अच्छी नीयत के साथ किया, शी एक्टेड बोना फाइडे, सारी सरकार और सारी पार्टी उसमें एक मत की है। उधर ललित मोदी के मसले पर लगातार दूसरे दिन कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। सुषमा स्वराज की बर्खास्तगी की मांग करते हुए राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर कालाधन रखने वालों को संरक्षण देने का आरोप भी लगाया। कांग्रेस ने इस मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में गठित एसआईटी से जांच कराने की मांग की है। ललित मोदी को ट्रैवल वीजा के मामले पर कांग्रेस का विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पर हमला जारी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को दिल्ली और जयपुर में सुषमा के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने इस मुद्दे के बहाने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाए हैं और साथ ही ललित मोदी को मदद करने वाले बीजेपी नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी गठित करने की मांग की है। और तमाम बड़े मंत्री और पूरा राजनीतिक दल जो सत्ताधारी दल है वो इसमें संलिप्त है, इसलिए इसकी निष्पक्ष जांच हो और वो जांच सर्वोच्च न्यायालय करे और उसको मॉनिटर करे, सच सामने आए। We want to know the status of Mr. Lalit Modi in this country. Is he a tax offender? Is he an absconder? What is he? Why is Mr. Arun Jaitley quiet? Who is the Astin ka सांप? हालांकि ललित मोदी की ओर से सफाई देने के लिए सोमवार को उनके वकील सामने आए थे। वकील ने पूर्व की यूपीए सरकार पर ललित मोदी को यात्रा दस्तावेज हासिल करने में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाया। उधर बीजेपी ने भी इस मुद्दे पर सुषमा स्वराज का पुरजोर बचाव किया है। यहाँ भारत सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर, भारत सरकार के फॉरेन मिनिस्टर प्रेशराइज किया है यूके की गवर्नमेंट को, लेकिन वहां का कानून और वहां के लोग भी यहाँ से जरा मुख्तलिफ हैं। प्रेशराइज किया क्या? नहीं, आप इनको नहीं दीजिए, हमारे ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। जो सुषमा जी ने एक मानवता के आधार पर जो उन्होंने निर्णय लिया है, पार्टी उससे पूरी तरह उनको सपोर्ट करती है। ऐसा बयान पहले ही दिए गए हैं पार्टी की तरफ से। ये पूरा मामला ललित मोदी को पुर्तगाल से लंदन जाने के लिए ट्रैवल वीजा दिलाने से जुड़ा है। आरोप है कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ब्रिटिश उच्चायुक्त से आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी को यात्रा दस्तावेज हासिल करने में सिफारिश की थी। हालांकि सुषमा स्वराज ने साफ किया था कि उन्होंने सिर्फ मानवीय आधार पर ललित मोदी की मदद की। लंदन में निर्वासित जीवन बिता रहे ललित मोदी को कैंसर से पीड़ित अपनी पत्नी की सर्जरी के लिए पुर्तगाल जाना था। ललित मोदी पर 2010 में आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट से संबंधित मैच फिक्सिंग, अवैध सट्टेबाजी
और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे थे। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मामले पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं शीला भट्ट, सीनियर एडिटोरियल डायरेक्टर हैं Daily.com से। शीला, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं समझना ये चाहूँगा कि वाकई ये मामला इतना पेचीदा है या फिर पूरी तरीके से राजनीतिक दिखता है? नहीं, बिल्कुल मामला पेचीदा नहीं है। देखिए, इशू क्या है कि फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज ने जो उनके फैमिली फ्रेंड, अब हमें पता ज़्यादा चला है कि फैमिली फ्रेंड थे ललित मोदी, उनको उनकी पत्नी की बीमारी के लिए पोर्चुगल जाने में, ब्रिटेन से जाने में मदद की। जबकि ललित मोदी का बैकग्राउंड ये है कि उनके सामने काफ़ी केसेस एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट में है और डायरेक्टोरेट ने नोटिस निकाली है उनको कि आइए और हमें इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए ताकि हमें पता चले कि आपके सामने जो आरोप है वो सही है या नहीं, वो केस है। तो ऐसे व्यक्ति को जो संदिग्ध, जो घेरे में है, उनको सुषमा जी ने मदद की। तो हमारे मीडिया और क्रिटिक्स और ओपोजिशन का आरोप है कि सुषमा जी ने गलत किया क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात आती है, इम्प्रॉपर बात है, इम्प्रोप्राइटी की बात है। वो एक इशू है जिसके लिए उनको अभी और भी सहन करना पड़ेगा और जो काफ़ी हद तक हम मीडिया में मानते हैं कि सही इशू है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। दूसरी पर आपने पूछा कि ये मामला कहाँ तक चलेगा, तो मुझे लग रहा है कि जिस दिन संडे सुबह को ये बात आई, जब अमित शाह ने इतना तगड़ा सपोर्ट कर दिया सुषमा स्वराज को, तो पॉलिटिकल तो स्टोरी बची नहीं हमारे लिए, क्योंकि उसका मतलब ये हुआ था उस दिन कि सुषमा स्वराज के पीछे पार्टी खड़ी है और सरकार भी खड़ी है। और आज अरुण जेटली ने और ज़्यादा बोल दिया कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। सो मेरे ख्याल से पॉलिटिकल स्टोरी नहीं थी इतनी बाकी। जब से अमित शाह ने कह दिया ना, तो अमित शाह ने जिस तरह से शब्द चुने, तो कोई संभावना भी नहीं रही कि शायद होगा या नहीं होगा या बाद में उनको निकाला जाए। तो वो तो हो गया। मतलब सुषमा स्वराज वाज ऑलरेडी ऑन अ सेफ विकेट अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द पार्टी प्रेसिडेंट। तो वो तो बात खत्म हो गई। अभी बात है मोरल जो रहेगी कि आप इतने, जो आदमी, जिस ललित मोदी की जो इमेज है कि इज अ फॉलन हीरो, जो इतने सारे संदेह, मतलब आरोपों के घेरे में थे, ऐसे आदमी को मदद करना तो सोच के करनी चाहिए थी, जो हम ऐसे सोचेंगे जो पब्लिक लाइफ में प्रॉबिटी चाहते। और दूसरी बाजू एक स्टोरी ये है कि फिर नरेंद्र मोदी को चिंता क्यों नहीं है कि अपनी ही कैबिनेट मिनिस्टर ऐसा कर रही है तो उसके सामने क्यों कुछ नहीं कर। पर उसमें मेरे ख्याल से सरकार, ये मुझे पता नहीं है, ऑन रिकॉर्ड नहीं पता है, पर हमें जो प्राइवेटली हमें ब्रीफिंग देते हैं उसमें 3-4 बात कहते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है। एक ये है कि सुषमा का गुनाह ये है कि उनके अपने फ्रेंड थे और मदद की। अगर वो उनके फ्रेंड नहीं होते तो जो कुछ सुषमा जी ने किया है वो इतना खराब, इतना गुनाह नहीं हो जाता था। कैसे कि देखिए, सुषमा जी कैबिनेट मिनिस्टर होते हुए भी और नरेंद्र मोदी की सरकार होते हुए भी ललित मोदी के सामने 1 साल हो गया है, कोई भी केस वापस नहीं लिया गया है और कहीं भी किसी ने लिखा नहीं है। और जो भी टीवी चैनल और अखबार में हम उनकी इतनी क्रिटिसिज्म आजकल कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं कि कहीं भी 1 साल में ललित मोदी के सामने के केस को ढीला किया गया है। एक बात वो है। दूसरी बात ये है कि जो लाइट ब्लू अलर्ट नोटिस अब कह रहे हैं, जो तो वो नोटिस भी वापस तो नहीं ले गई, इन स्पाइट ऑफ गिविंग इनको इतनी मदद करी कि ट्रैवल वीज़ा मिल जाए ब्रिटेन सरकार से ताकि वो जाके ब्रिटेन से पोर्चुगल जा सके। तो मेरे ख्याल से वो सरकार सोच रही है कि हमने कायदे के अनुसार, कायदे के दायरे में ही सुषमा जी ने काम किया है। सवाल ये था कि उनको जाहिर करना चाहिए था, इसमें मेरी फैमिली फ्रेंड है ललित मोदी, मेरे हस्बैंड उनके साथ 22 साल से एसोसिएटेड है, वो हमें नहीं पता था। तो एक जो सवाल इस पर कुछ लोग खड़ा कर रहे हैं कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर एक विदेश मंत्री ने एक हिंदुस्तानी की मदद की, ठीक है, लेकिन वो ये भी कर सकती थी कि जब उनको वीज़ा देने की सहूलियत वहाँ पर प्रदान की गई तो कम से कम वो ये कहती कि वापसी कम से कम वो भारत में करें आकर, जहाँ पर उनके खिलाफ कई सारे मामले चले, क्योंकि इस पॉइंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा आरोप है। गलत है। और मेरे ख्याल से पर फिर ये भी है कि मेरे ख्याल से ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे लोग जो पहले दिल्ली में नहीं थे और वो गांधीनगर और राज्यों की राजधानी से देखते थे, मनोहर पारिकर है, नितिन गडकरी महाराष्ट्र है, तो आज ये नई सरकार में एक नया माहौल सा भी है कि ये सब पुराना गन था और ये ऐसा सब होता था। कांग्रेस की सरकार में कितने सारों को ऐसा सब कितनी फेवर मिली है। कांग्रेस तो करेगी एसआईटी जांच हो और नरेंद्र मोदी इस पर जवाब दें। ठीक है, वो भी सही है, कांग्रेस अपना काम अच्छा कर रही है। पर मेरा कहना ये है कि ये
हमें नहीं पता था ललित मोदी इतने इंडियन क्रिकेट में पॉलिटिक्स कितना होता है हमें नहीं पता है। शरद पवार और दालमिया और शरद सब क्या क्या हुआ है हमें नहीं पता है। आईपीएल अचानक 4,000 करोड़ की पार्टी कैसे हो गई। फिर राजीव शुक्ला कांग्रेस से है, जेटली बीजेपी से, उन सब की एक साझेदारी क्रिकेट में तो थी। तो ये सब हमें पता ही है। तो इन दैट सेंस कोई रिविलेशन तो है नहीं कि क्रिकेट की गंध पॉलिटिक्स में थी, पॉलिटिक्स वाले क्रिकेट में थे। तो मुझे ख्याल लगता है कि सवाल इसमें मोरल ये है कि सुषमा स्वराज को बताना है कैसा कैसे हुआ। लेकिन ऑन द बैलेंस मुझे लगता है कि उनकी अपनी पोजीशन कैबिनेट में कोई इफेक्ट नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से सरकार उसको मदद कर रही है, मतलब सरकार अपने आप ही ये इशू अपने जिम्मे ले रही है और सुषमा की लड़ाई अब सब लड़ेंगे। एक आखिरी सवाल शीला, संक्षेप में, क्या वाकई क्रिकेट की राजनीति थी जिसके चलते ये विवाद इतना बढ़ गया, या वाकई ये फिर इतना बड़ा मुद्दा था जिसको राजनीतिक हवा मिलनी नहीं? मैं बहुत अच्छा सवाल है। मैं कह रही हूँ कि ये जो प्री मेडिकल टेस्ट 6.25 लाख बच्चों ने दी है, मेरे ख्याल से वो, मेरे हिसाब से पर्सनली देखो, ये जो इशू है ना, मोरल इशू है, सुषमा स्वराज को जवाब देना है। मेरे ख्याल से वो मेरी जिंदगी को ऑफ कोर्स हर चीज इफेक्ट करती है, पर उससे ज्यादा हिलाने वाली बात यह है कि इतना बड़ा देश 21वीं सदी में हमें इतने बड़े बनना है और हमें 9% ग्रोथ चाहिए, 12% ग्रोथ चाहिए, और हम एक प्री मेडिकल टेस्ट बिना कोई गड़बड़ के करवा नहीं सकते। और अभी सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि फिर से इट्स सच अ शेम ऑफ इंडिया। मेरे ख्याल से इस सुषमा के साथ साथ ये स्टोरी भी हम सब ने चलाई होती तो अच्छा होता था। शीला, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए आपका। तो पहली खबर में इतना ही, लेकिन बुलेटिन में आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने की योग की तारीफ। आजादी के बाद कैसे बदला परिवेश, कैसे बनी संसद, कैसे उठा देश। When the world sleeps, India will awake to life and freedom. कौन थे वो लोग जो दे गए हमको शानदार विरासत, लोकतंत्र की मजबूत इमारत। राज्यसभा टेलीविजन। राज्यसभा टेलीविजन की खास श्रृंखला महामहिम राज्यपाल में आपका स्वागत है। और आज हम पहुंचे हैं उस राज्य में जिसने हिंदुस्तान की आज़ादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जी हां, हम बात कर रहे हैं बंगाल की। विधायक और सांसद का सम्मान समाज में इसीलिए कम हो रहा है क्योंकि वह अपने आचरण से, अपने व्यवहार से अपनी मर्यादा को सुरक्षित नहीं रख पा रहा है। कि इस देश के अंदर अनिवार्य मतदान की आवश्यकता है और जो व्यक्ति मतदान न करे उसके ऊपर आर्थिक दंड। जब नॉमिनेशन फाइल करके शाम को आए तो पिताजी ने कहा कि बेवकूफ़ कहीं का, अब वकालत थोड़ी थोड़ी चलने लगी है तो जो है राजनीति में जो है चुनाव लड़ने की बात कहाँ से दिमाग आ गई। महामहिम राज्यपाल में इस बार पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी से मुलाकात, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। दिल्ली के तजुर्बे से सबक लेते हुए बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री उम्मीदवार का ऐलान न करने के संकेत दिए हैं। राज्य में चुनाव अभियान की कमान संभाल रहे बीजेपी नेता अनंत कुमार ने कहा कि पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर बिहार चुनाव के रण में उतरेगी। वहीं आरजेडी और जेडीयू का कहना है कि राज्य में बीजेपी के पास कोई ऐसा चेहरा ही नहीं जो नीतीश कुमार की चुनौती का सामना कर सके। मुख्यमंत्री उम्मीदवार के ऐलान की आरजेडी जेडीयू की चुनौतियों के बीच बीजेपी ने साफ किया है कि वो बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनावी वैतरणी पार करने की कोशिश करेगी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि पार्टी चुनाव में विकास और सुशासन के एजेंडे पर लोगों से वोट मांगेगी। अनंत कुमार ने लालू नीतीश के मेल पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार की जनता फिर से जंगल राज की वापसी नहीं चाहती। उन लोगों का चेहरा तो जंगल राज का हो चुका है। हमारा जो चेहरे है वो नरेंद्र भाई के नेतृत्व में वो सुशासन का, स्वराज का चेहरा है, इसलिए लोग इस चेहरे को ही अपनाएंगे। बिहार में सितंबर-अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है।
आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, एनसीपी और दूसरे छोटे दलों को साथ लाकर सियासी बिसात में एनडीए को मात देने की पुरजोर कोशिश पे जुटे हुए हैं। सीटों के बंटवारे पर 6 सदस्यीय समिति रायशुमारी कर रही है। आरजेडी, जेडीयू पहले ही गठबंधन के नेता के तौर पर नीतीश कुमार को पेश कर चुके हैं। दोनों दलों का मानना है कि राज्य में बीजेपी के पास ऐसा कोई नेता नहीं है जिस पर सर्वसम्मति बनाई जा सके। चेहरे ही नहीं है तो मोदी के नाम से ही सारे चुनाव उन्होंने लड़े हैं, लोकसभा का भी, विधानसभाओं के भी। यहाँ जो किरण बेदी खड़ी थी वो तो फेल हो गई थी, फिर मोदी जी सामने आकर के लड़े। एक दिशाविहीन दल जिसकी न कोई स्ट्रैटेजी, न कोई कोहेरेंट आइडिया, और उसके आधार पर सिर्फ अगर मोदी जी को सामने लाकर चुनाव लड़ेंगे तो मैं समझता हूं कि जो कुछ दिल्ली में हुआ उससे बेहतर परिणाम आएंगे और बिहार से चल करके ये विकल्प राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचेगा। 2014 के लोकसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी ने राज्यों में भी चुनाव नतीजों के बाद ही मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया है। महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में पार्टी को इसका फायदा भी मिला। वहीं जम्मू कश्मीर में पार्टी पहली बार 25 सीट लाने में कामयाब रही। हालांकि दिल्ली में चुनाव के ठीक पहले मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर किरण बेदी के नाम का ऐलान बीजेपी पर भारी पड़ा। यहां बीजेपी 3 सीटों पर सिमट गई। इससे सबक लेते हुए बीजेपी बिहार में ऐसा कोई कदम उठाने से बच रही है जिससे पार्टी को अंदरूनी क्षति पहुंचे और उसके मिशन बिहार पर खतरा पड़ जाए। बीजेपी और उसके सहयोगी दल सीट बंटवारे पर भी कोई फैसला चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद करने के पक्ष में है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में बाढ़ राहत और पुनर्वास के लिए आज 2437 करोड़ रुपए आवंटित करने का ऐलान किया। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि केंद्र की ओर से पिछले वित्त वर्ष के दौरान भी जम्मू कश्मीर को बाढ़ की आपदा से निपटने के लिए 2602 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। केंद्र सरकार ने राज्य में 72,000 घरों के निर्माण में भी मदद का वादा किया है। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति में सुधार हुआ है। राज्य में हुए विकास के कामों का जायजा लेने के लिए नीति आयोग के सीईओ और केंद्र सरकार के अधिकारियों की टीम जल्द ही राज्य का दौरा करेगी। जम्मू कश्मीर और इसके तीनों क्षेत्रों की एक बैलेंस्ड ग्रोथ हो पाए, उसके संबंध में एक अधिकारियों की टीम अभी राज्य का दौरा करेगी, जिसमें सीईओ, नीति आयोग और एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी रहेंगे, और लॉन्ग टर्म क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए फॉर अ लॉन्ग टर्म डेवलपमेंटल विजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसके संबंध में वो अपना अध्ययन करके सरकार को अपना सुझाव देंगे। अभिनेता और बीजेपी सदस्य गजेंद्र चौहान को FTII का चेयरमैन बनाने पर विरोध आज 5वें दिन भी जारी रहा। संस्थान के छात्र गजेंद्र चौहान को हटाने की मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं और तमाम विपक्षी दलों का उन्हें समर्थन भी मिल रहा है। गजेंद्र चौहान ने इस विरोध को जहां राजनीति से प्रेरित बताया है, तो वहीं सूचना प्रसारण मंत्रालय ने छात्रों से विरोध खत्म कर बातचीत की पेशकश की है। पुणे के जाने माने फिल्म और टेलीविजन संस्थान में गजेंद्र चौहान की नियुक्ति पर छात्रों का विरोध जारी है। मंगलवार को छात्रों ने कक्षाओं का बहिष्कार किया और इन पोस्टरों के जरिए अपना विरोध जताया। लेकिन गजेंद्र चौहान ने कहा है कि राजनीतिक वजहों से उनकी क्षमताओं पर सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए। मेरा निवेदन छात्रों से है कि आप इस राजनीति के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि ये राजनीति से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। फायदा आपको ऐसा होगा कि हम मिलजुल कर काम करें। हमारा जो एजेंडा है वो सिर्फ FTII होना चाहिए। छात्रों के विरोध में राजनीतिक दल और छात्र संगठन भी शामिल हैं। एनसीपी ने पुणे में संस्थान के बाहर प्रदर्शन किया, तो दिल्ली में आइसा के सदस्यों ने सूचना प्रसारण मंत्रालय के बाहर इस नियुक्ति को लेकर विरोध जाहिर किया। तमाम राजनीतिक दल भी इस मुद्दे के बहाने केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। ऐसे लोग जो समाज को कंट्रीब्यूट किया, सिनेमा को कंट्रीब्यूट किया, उस इंस्टीट्यूशन निकाले। आज हम देख रहे हैं कि किसको चेयरमैन बनाया गया, गजेंद्र चौहान। उनका कंट्रीब्यूशन क्या है फिल्म के लिए? गुलजार साहब जो देश के सबसे बड़े कला के और सिनेमा के शख्सियत हैं, उनके स्थान पर गजेंद्र चौहान जैसे चतुर्थ किस्म के अभिनेता को बनाना कला और संस्कृति का अपमान है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। देखिए, जितने भी अब संगठन जिनमें नियुक्तियां हो रही हैं, उसमें वो देखते हैं कि कौन इनके भगवा करण एजेंडे को आगे बढ़ा सकता है, वही इनका मोटिव है, और ये एक बहुत अच्छी बात नहीं है। महाभारत में युधिष्ठिर के किरदार से मशहूर हुए गजेंद्र चौहान टेलीविजन और सिनेमा की जानी पहचानी हस्ती हैं।
लेकिन उनके विरोध के पीछे कम योग्यता के साथ साथ उनका बीजेपी से जुड़ाव भी माना जा रहा है। उनकी नियुक्ति 9 जून को की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के पत्रकार जगेंद्र की हत्या के मामले में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। इसके बावजूद आरोपी मंत्री पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। उधर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में यूपी सरकार से 1 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। आज प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की टीम ने मृतक के परिजनों से भी मुलाकात की। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, राममूर्ति वर्मा सस्पेंड नहीं होगी और पूरा न्याय नहीं मिलेगा, तब तो हम यहीं पर बैठे रहेंगे, धरना देंगे। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में इंसाफ की आस में अनशन पर बैठी पत्रकार जगेंद्र सिंह की पत्नी की हालत बिगड़ती जा रही है, लेकिन परिवार वालों का हौसला बढ़ता जा रहा है। परिजनों का कहना है कि जब तक आरोपी मंत्री राममूर्ति वर्मा पर कार्रवाई नहीं की जाती, उनकी लड़ाई जारी रहेगी। सिम्टम्स में बीपी फॉल हो रहा है, ब्लड प्रेशर इनका कम हो रहा है, पल्स रेट जो है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ जा रहा है, टेम्परेचर ऑलमोस्ट ठीक है, टेम्परेचर से कोई दिक्कत नहीं है, रेस्पिरेटरी रेट भी थोड़ा सा ज्यादा है, नॉर्मल से ज्यादा है। वो उस कंडीशन में जब बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है तो ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाता है बॉडी को कॉम्पनसेट करने के लिए नीड्स को। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हम चाह रहे हैं कि इनको जल्दी से जल्दी शिफ्ट किया जाए। आरोपी मंत्री पर कार्रवाई को लेकर परिजनों के साथ ही विपक्षी दल भी राज्य सरकार पर लगातार दबाव बना रहे हैं। सोमवार को कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव ने तो साफ कहा था कि जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाते, मंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से इस मसले पर सवाल किया गया तो उन्होंने कुछ इस अंदाज में जवाब दिया। हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं समाजवादी लोग, और मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं, अन्याय किसी के साथ नहीं होगा। इस बीच मंगलवार को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की टीम ने भी शाहजहांपुर में मृतक पत्रकार के परिजनों से मुलाकात की। टीम यहाँ भेजी है जांच करने के लिए। वो प्रिमा फेसिया तो है केस में तभी भेजी है। हम लोग जांच कर रहे हैं, अभी परिवार वालों से लोग मिले हैं, आगे भी हम इसकी जांच करेंगे और अधिकारियों से भी मिलेंगे, सबसे मिलेंगे और फिर हम अपनी रिपोर्ट प्रेस काउंसिल को दिल्ली में सबमिट करेंगे। इस मामले में अब तक कार्रवाई के नाम पर सिर्फ 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। एफआईआर में मंत्री राममूर्ति वर्मा का नाम होने के बावजूद उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। खबरों के मुताबिक जगेंद्र सिंह ने अवैध खनन के मामले पर मंत्री की गतिविधियों के खिलाफ फेसबुक पर जानकारी पोस्ट की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लेकर राज्यसभा की सिलेक्ट समिति की आज तीसरी बैठक हुई। संसद भवन परिसर में हुई इस बैठक में 9 संगठनों और 7 एक्सपर्ट्स ने अपनी राय समिति के सामने रखी। इससे पहले हुई समिति की 2 बैठकों में वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से भी चर्चा की गई थी। अगले चरण में 21 से 25 जून तक चेन्नई, कोलकाता और मुंबई का दौरा करके रायशुमारी करेगी ये टीम। जीएसटी बिल लोकसभा से पास हो चुका है, लेकिन राज्यसभा में पेश कर इस विधेयक पर आपत्तियों के बाद इसे सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा गया। समिति को अपनी सिफारिशें संसद के मानसून सत्र के पहले हफ्ते में देंगी। केंद्र सरकार पूरे देश में जीएसटी को 1 अप्रैल 2016 से लागू करना चाहती है। इसकी अगली बैठक अब 3 जुलाई को होगी। संसद की स्थायी समिति ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की हिमायत की है। दोनों चुनाव एक साथ कराने की संभावनाएं तलाशने के लिए बनी संसद के स्थायी समिति के अध्यक्ष EM.S. नचियप्पन ने कहा है कि इससे सरकार के चुनाव खर्च में भारी कमी आएगी। वहीं आचार संहिता के चलते विकास परियोजनाओं को लागू करने में आने वाली दिक्कतें भी दूर होंगी। गौरतलब है कि संसद के कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति इस पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रही है। हालांकि कई जानकार और राजनेताओं का मानना है कि लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराने में काफी व्यावहारिक दिक्कतें भी हैं। निर्यात के मोर्चे पर लगातार छठे महीने गिरावट दर्ज की गई। मई में निर्यात 20.19% घटकर 22.34 अरब डॉलर रह गया। निर्यात में गिरावट की मुख्य वजह आर्थिक मोर्चे पर वैश्विक सुस्ती और कच्चे तेल की कीमतों में कमी रही। बीते साल मई में भारत का निर्यात 27.99 अरब डॉलर था। इससे पहले पिछले साल नवंबर में निर्यात में इजाफा देखा गया था। पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न और जेवरात, इंजीनियरिंग और रसायन क्षेत्र के निर्यात में कमी आई है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक इस दौरान आयात में भी 16.52% की कमी आई है। मई में कुल आयात 32.75 अरब डॉलर रहा, लेकिन सोने के आयात में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मई में सोने का आयात 10.47% बढ़कर 2.42 अरब डॉलर हो गया और आयात में कमी होने से मई में व्यापार घाटा कम होकर 10.4
अरब डॉलर रह गया, जो मई 2014 में 11.23 अरब डॉलर था। चालू वित्त वर्ष के शुरुआती 2 महीने में निर्यात घटने के साथ आयात कम होने से व्यापार घाटा कम होकर 21.39 अरब डॉलर रह गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ समेत बांग्लादेश और अफगानिस्तान के प्रमुखों से आज फोन पर बात की। प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी को रमज़ान के पहले बधाई भी दी। बातचीत में उन्होंने दोनों देशों के रिश्तों की मजबूती की चर्चा की और अफगानिस्तान को सहयोग का भरोसा दिया। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने योग की तारीफ की है। मून का कहना है कि योग भेदभाव नहीं करता और इसे करने से संतुष्टि मिलती है। मून ने ये बात 21 जून को मनाए जाने वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर अपने संदेश में कही। बान की मून ने कहा कि अलग अलग स्तरों पर सभी लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं, फिर चाहे उनकी क्षमता, उम्र या योग्यता कुछ भी हो। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने बताया कि जनवरी में भारत यात्रा के दौरान उन्होंने दिल्ली में योग करने की कोशिश की थी। म्यांमार पर बान के सलाहकार और वरिष्ठ भारतीय राजनयिक विजय नाम्बियार ने संयुक्त राष्ट्र प्रमुख को योगाभ्यास में मदद की। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही।